स्ट्रेचर पे लेके गए और 3 दिन बाद उस बेचारे का आज इंतकाल हो गया। अब जज साहब से मैं सवाल करता हूँ कि क्या आप आएंगे या हम उसकी डेड बॉडी निकाल के 3 दिन बाद कब्र से लेके आए आपके पास? तो काइंडली जरा मेरे ख्याल से आप आ जाइएगा ताकि आपको यकीन हो जाए। तीन दिन पहले ये हॉस्पिटल में एडमिट था और सीरियस हालत में था। डॉक्टरों ने जवाब दिया हुआ था। हमने इसकी हाज़िरी माफ़ी के लिए जो है एप्लीकेशन दी थी, तो हमारे जज हैं मंजर अली गिल साहब, तो रिक्वेस्ट दी गई कि वकला हजरात की तरफ से कि इनकी हाज़िरी के इस्तेस्ना दे दिया जाए। अल्लाहु अकबर। हमें ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे हम इस मुल्क के मुहिब्बे वतन शहरी नहीं हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं। कि एक बंदे को स्ट्रेचर पे लाके अदालत में पेश किया गया। जज साहब, हो सकता है कल मेरे ऊपर भी आप केस बना दे, लेकिन मैं इसी तरह मुस्कुरा के आपकी अदालत में खड़ा होकर कहूंगा, वकीना अज़ाबन नार, वकीना अज़ाबल क़ब्र, वकीना अज़ाबल हश्र, वकीना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुबह टीवी के साथ बिलाल अवान आज एक अफसोसनाक खबर के साथ कमालिया के एक छोटे से गांव में मौजूद हैं, जहां पे 9 मई आज एक और जान निकल गई। इफ्तिखार जट जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक मुतहरिक कारकुन थे, आज माल के हकीकी से जा मिले। हम कुछ ही देर में आपको उनका नमाज जनाजा भी दिखाएंगे और उनकी जो तदफीन हो रही है उसका अमल भी दिखाएंगे। आइए नाज़रीन, कुछ लोगों से बात करते हैं उनके बारे में और उनसे पूछते हैं कि वो कैसे इंसान थे, आखिर उनके साथ क्या हुआ, कहाँ से गिरफ्तार हुए और कैद के बाद जब वो वापस आए क्या वो बीमार तब भी थे या नहीं थे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, आज इफ्तिखार जट साहब की वफ़ात पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी, इस पे हम अफसोस का इज़हार करते हैं, दुख का इज़हार करते हैं, और इफ्तिखार साहब की कमी जो है वो हमें हमेशा महसूस होती रहेगी। इफ्तिखार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असासा थे। वो आज दुनिया से चले गए हैं, तो दुनिया से चले जाने के बाद उनकी कमी हम हमेशा महसूस करेंगे। सर, वो काफ़ी देर बीमार रहे, लाहौर के एक निजी अस्पताल में दाखिल भी रहे। तो सर, उनकी बीमारी की आखिर वजह क्या थी? क्या जेल से रिहा होने के बाद भी बीमार थे या उसके बाद बीमार हुए? वो जेल में ही बीमार हुए थे। जेल से बीमार होने के बाद जब वो यहाँ अपने घर आ गए, फिर अस्पताल चले गए, तो एक मुसलसल वो इलाज करवाते रहे। अल्लाह को मंजूर नहीं थी उनकी सेहत, तो ये बीमारी और ज़िंदगी और मौत ये अल्लाह के हाथ में है। तो जी, ये मैं मुनासिब नहीं समझता कि अब ये खोल कर बताऊँ कि पार्टी ने क्या सपोर्ट किया, लेकिन मैं ये एश्योर करता हूँ और ये मैं तस्दीक करता हूँ कि पार्टी इलाज के दौरान उनके साथ खड़ी रही है। हत्ता कि अलीमा आपा और आलिया हमजा साहिबा जो हैं, वो अपनी कैपेसिटी में और पार्टी की हैसियत से भी वो उनके साथ राब्ते में थी और जो कुछ वो उनके लिए कर सकती थी वो करती रही। आज आलिया हमजा साहिबा चूँकि यहाँ से दूर थी, इस्लामाबाद में थी और एक ऐसी जगह पे थी वो पहुँच नहीं सकती थी। आलिया हमजा साहिबा से हमारा मुसलसल राब्ता है, आपा अलीमा से हमारा मुसलसल राब्ता है, वो इंशाल्लाह ज़रूर हाज़िर होंगी। सर, जेल से बाकी भी कैदी रिहा हुए हैं, ये 6वें ऐसे कैदी हैं जो वफात पा चुके हैं। आखिर ऐसी क्या वजह कि जेल से जो भी कैदी रिहा होकर आ रहा है वो चंद अरसे बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद वो वफात पा रहा है? ये जेल की खुराक, इम्यून सिस्टम का कमज़ोर हो जाना, फिर जेल में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनके साथ जो रवैया रवा रखा जाता है, ये सारी चीज़ें मिलके एक जिसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है उसको मज़ीद कमज़ोर कर देती है। तो सर, इसको क्या क्या समझते हैं आप? गवर्नमेंट को क्या कहना चाहिए कि जेल के इंतजामात कैसे हों कि लोग इस तरह बीमार ना हों? जेल के इंतजामात तो सबके लिए ही बेहतर होने चाहिए। देखिए, इंसानियत जो है ये एक बहुत बड़ा मर्तबा है और कोई भी हुकूमत हो उसकी बुनियादी ज़िम्मेदारी जो है वो लोगों का तहफ़्फ़ुज़ है। जेल जो है वो इसलिए नहीं है कि वहाँ लोगों को तकलीफ़ दी जाए, जेल जो है वो इसलिए है कि वहाँ लोगों की इस्लाह की जाए।
तो वहाँ उन्हें इस्लाह का पहलू नज़र रखना चाहिए। वहाँ लोगों को इसलिए नहीं रखना चाहिए कि यहाँ तंग हो के ये पार्टी छोड़ दें या तंग हो के अपना नज़रिया बदल लें। सर, तहरीके इंसाफ की लीडरशिप ने अभी तक कोई ऐसी हिकमत अमली नहीं तैयार की कि जेल के जितने भी कैदी रिहा होके आए हैं उनके लिए कुछ किया जा सके। ऐसे ही वफात होती रही। अभी भी एक शहरी की खबर है, फरमान नामी, वो भी सख्त बीमार है। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, जिस हालात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुजर रही है, तो इन हालात के बावजूद तहरीक इंसाफ जो कुछ कर सकती है वो कर रही है। मरहूम इफ्तिखार की ज़िंदगी में उनसे राब्ता था, इसी तरह बाकी लोगों के साथ भी राब्ते में है, और तहरीक इंसाफ जिस तरह जो कुछ कर सकती है वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक ज़रूर करती है। सर, उनकी सुनने में आया कि 2 साला एक बच्ची है छोटी, कुछ अर्सा पहले ही, कोई 2-4 साल पहले ही उनकी शादी हुई है। बूढ़े माँ बाप हैं, बीमार हैं, एक भाई है, हालत आपने देख ली है। क्या पार्टी उनके साथ खड़ी होगी? जी बिल्कुल, पार्टी उनके साथ खड़ी होगी। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पार्टी जो है वो ना इनके लवाहकीन को तनहा छोड़ेगी, ना इनके बच्चों को तनहा छोड़ेगी, और ना इसकी खिदमत को भुलाएगी। तो इफ्तिखार के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि कैसा इंसान था, कैसा शख्स था वो? मैं बता चुका हूँ कि ये एक बहुत ही मुतहम्मल मिजाज, हंसमुख, खुश मिजाज आदमी था, पार्टी का असासा था, और एक बड़ा जज्बाती कारकुन था, जज्बाती लगाव रखने वाला लड़का था। इसकी कमी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा महसूस का नजरिया था। सर, इनकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई? इनकी गिरफ्तारी लाहौर से ही हुई थी, लाहौर से ही हुई थी इसकी गिरफ्तारी। इफ्तिखार जट साहब के जेल के कुछ साथी हमारे साथ मौजूद है। इफ्तिखार बीमार नहीं था, जेल में ये सबसे फिट था, बॉडी बिल्डिंग था और अंदर भी एक्सरसाइज किया करता था। लेकिन जेल की इन्वायरमेंट, जेल का खाना, जेल की डिप्रेशन जो थी इंसान को, ये हमारा छठा आदमी है जो शहीद हो गया है। और सबको एक ही आर्जा लाहक हुआ, वो था लिवर का, हेपेटाइटिस का। तो बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि ये छठा आदमी हमारा इसी मर्ज़ में मुब्तला हुआ और अल्लाह को प्यारा हो गया। तो हमारी तमाम लोगों से, हुकूमत वक्त से भी ये गुजारिश है कि जुल्म की एक इंतहा होती है, इस जुल्म को और इस जुल्म की रात को ख़त्म कर दिया जाए और हमारे आने वाले जो लोग हैं उनके लिए कोई राहत बन सके। हम इसके अलावा कोई अल्फाज़ात इस्तेमाल तो नहीं कर सकते, लेकिन अफसोस कर सकते हैं कि ऐसे ही लोग जो जेल में बेगुनाह कैद थे और जब बाहर आए तो आर्जे में मुब्तला रहे, और आहिस्ता आहिस्ता ये हमारा छठा आदमी है जो शहादत को पहुंच गया है। जुल्म की इंतहा ये है, कुछ दिन पहले, बल्कि 3 दिन पहले ये हॉस्पिटल में एडमिट था और सीरियस हालत में था। डॉक्टरों ने जवाब दिया हुआ था। हमने इसकी हाज़िरी माफ़ी के लिए जो है एप्लीकेशन दी थी, तो हमारे जज हैं मंजर अली गिल साहब, तो रिक्वेस्ट दी गई कि वकला हजरात की तरफ से कि इनकी हाज़िरी के इस्तिस्ना दे दिया जाए। जज साहब ने कहा नहीं, इसको अदालत में पेश किया जाए, फिर इसको इस्तिस्ना मिलेगा। लेकिन इसको हम स्ट्रेचर पे डाल के लेके आए, लाना पड़ा। जुल्म की ये इंतहा नहीं है क्या? उसके पास, उनके पास हमने मेडिकल तमाम उसकी रिपोर्टें उनको दी, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, उसकी रिपोर्टें थी कि उसमें कि डॉक्टरों ने जवाब दिया हुआ था, वो आने के काबिल नहीं था। उसके बावजूद भी उसको माफ़ी नहीं दी गई और उसको तलब किया गया अदालत में, और अदालत भी कहाँ थी? कोर्ट लखपत जेल में उसको बुलाया गया, गर्मी में उसको लटा के लेके आए। उसके 2 और या 3 दिन के बाद उसकी शहादत हो जाती है। ये भी जुल्म है, जिसको भी कम अज़ कम अदलिया को सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया। जी राना साहब, क्या कहेंगे इफ्तिखार जट के बारे में? ये देखें, ये इतना मतलब बहुत ज़्यादा जुल्म हो गया हमारे भाई के साथ। 9 मई के बाद उनको अरेस्ट किया गया, और देखें, और अदालतों ने जो उनके साथ रवैया रखा है वो बहुत ही शर्मनाक है। उन्होंने सिर्फ एक ज़मानत यानी कि हाज़िरी की तरफ उसकी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की, माफ़ी की। ये तो इतना जुल्म तो कोई कर ही नहीं सकता। अब ये अदलिया को इस चीज़ का सोचना है। देखें, ये 3 दिन के पहले एक बंदा अदालत में हाज़िर होता है, उसके बाद उसकी शहादत हो जाती है। ये हमारा वर्कर है, ये पीटीआई का वर्कर है। इन्होंने 9 मई के बाद इतनी कुर्बानियाँ दी हैं। ये अदलिया किस जगह खड़ी है? ये अदलिया को सोचना पड़ेगा। ये जजेस हमारे हैं, इनको जजेस को सोचना पड़ेगा कि ये क्या कर रहे हैं। ये पीटीआई वर्कर्स के साथ इतनी ज़्यादती कर रहे हैं। देखें, एक बंदा 3-4 दिन पहले ठीक है और वो अदालत में पेश हो रहा है, और इतना बीमार है, अलील है, लेकिन उसको वो हाज़िरी माफ़ी की तरफ वो नहीं कर रहे। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं,
बंदा शहीद हो गया है, अब उन बच्चों का क्या बनेगा? ये राणा साहब, लीडरशिप के हवाले से आपसे बात करूंगा। क्या कारकुन ही अपनी जान के नजराने पेश करते रहेंगे और लीडरशिप प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही एसी कमरों में बैठ के करती रहेंगी? इसमें यही है जी, जितनी भी कुर्बानियाँ, जो मेजर कुर्बानियाँ, वो सारी ये सारी हमारे वर्कर दे रहे हैं। अगर हमारी लीडरशिप 26 को ही कुछ कुर्बानियाँ दे देती ना, आगे फ्रंट लाइन पे आ जाती, तो ये हमारा सिस्टम चेंज होता। ये इन्होंने 26 तारीख को ये कुछ लोग, सिर्फ कुछ लोग आगे आ जाते, तो ये हमारा सिस्टम उसी दिन चेंज हो जाना था। लेकिन हमारी लीडरशिप बैक पे है, बिल्कुल ये कंप्रोमाइज्ड है। इस पे तो कोई वो बात कहनी बेकार है, हर बंदे को पता है, क्योंकि उनकी बर्दाश्त की या कैपेसिटी ख़त्म हो गई है और उन्होंने बिल्कुल पार्टी को डिमोरलाइज कर दिया। अदालतें हमारी क्या हैं? मैनेज हैं। पाकिस्तान में कोई कानून है? नहीं है। अदालतें सारी मैनेज हैं, जजेस सारे मैनेज हैं, पुलिस सारी मैनेज है, वो बाकी है क्या? देखें, 26वीं तरमीम करने के बाद तमाम अदालतें, तमाम जजेस, तकरीबन 99% जो है ना, तमाम मफलूज हैं, मैनेज हैं और उनके रिमोट के कंट्रोल में हैं, और जैसे वो कहते हैं वैसे ही फैसले होते हैं। और बड़ी तकलीफ दे बात है, कुछ दिन पहले मैंने खुद भी हाज़िरी के लिए अप्लाई किया, तो जज साहब का मेरे साथ रिमार्क्स थे। पर्सनली जज साहब ये कह रहे थे कि आप 67 ईयर्स ओल्ड हैं, आपने कोई लाठी तो पकड़ी नहीं हुई कि जो मैं आपको आश्वासना दे दूं। मैंने कहा 67 एज जो होती है, कुदरत का एक निज़ाम है, इतनी एज में आके उसकी जो भी है अज़ा हैं वो कमज़ोर तो होते हैं ना, तो वो ब्लड प्रेशर भी उसको होता है। कहते हैं इसमें आपने मेंशन क्यों नहीं किया कि इसमें ब्लड प्रेशर भी है आपको? तो बड़े नाराज़ हुए, कुर्सी से थोड़े उछले। फिर उन्होंने कहा जी मैंने आपको अगर अंदर बुला के पूछा है तो इसका मतलब नहीं है कि आप बहस करें। तो इसके अलावा भी एक बात है, कुछ दिन पहले हाज़िरी के लिए जो पुकार रहे थे ना, तो उनका जो मुखातब करना था ना, वो एक पुलिसमैन की तरह था। वो ऐसे तू करके बात कर रहे थे, तेरा गारंटर आया है, मुझसे मुखातब थे, और मैं एज में छोटा नहीं हूँ, 67 ईयर्स ओल्ड हूँ मैं, और मुझसे मुखातब थे नाम लेके। मैंने कहा हाँ जी, तेरा गारंटर आया है? मैंने कहा जी नहीं। लेकिन मुझे इंतहाई अफसोस और तकलीफ हुई, ये हमारी अदलिया है और ये उसके जजेस हैं और उनकी ये लैंग्वेज है। सर, वहाँ पे और भी मुल्जमान आए होते हैं और केसेस में भी, क्या उनके साथ भी यही रवैया बरता जाता है? सबके साथ ऐसा ही रवैया है। बच्चों के साथ, जो भी। तमाम लोगों के साथ तौहीन अमेज रवैया रखा जाता है और हमें ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे हम इस मुल्क के मुहिब्बे वतन शहरी नहीं हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, किसी बाहर दुनिया से या इंडिया से आए हैं, और कोई हमारी जो कास्ट भी है कुछ और है, हमारा रिलीजस भी कुछ और है। तो मेरा ख्याल है इसराइल में, इंडिया में जो हमारे मुसलमान भाइयों के साथ जुल्म हो रहा है ना, चलो वो तो काफिर हैं, लेकिन एक मुसलमान पे जुल्म करे, फिर अपने ही मुल्क में करे, ये बड़ी तकलीफ दे बात है। साहब, लीडरान पे अगर भरोसा नहीं रहा, कंप्रोमाइज है जैसा कि आप बता रहे हैं, तो खान की रिहाई फिर कैसे मुमकिन होगी? देखिए, खान साहब की रिहाई जब भी मुमकिन हुई, वर्कर्स नहीं करवानी है, लीडरान कुछ भी नहीं करेंगे। ये हमारे जो वर्कर्स हैं, अवाम है, इन्होंने ही आके खान साहब को रिहा करवाना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये कहना चाहूँगा कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि मुल्क में देखिए कानून होता है, दूसरे भी कानून फॉलो करें। हमारे क्या कानून सिर्फ हमारे लिए ही है? बात तो ये है ना कि हम लोग जब मुकाबला होता है ना, तो सामने वाला भी अमल करे। तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही यही है, या मर जाएं या मार दें। क्योंकि अब देखें, जिस तरह उन्होंने शेख साहब ने बताया है कि वो जज साहब कह रहे हैं जिसको लेके स्ट्रेचर पे लेके गए और 3 दिन बाद उस बेचारे का आज इंतकाल हो गया। अब जज साहब से मैं सवाल करता हूँ कि क्या आप आएंगे या हम उसकी डेड बॉडी निकाल के 3 दिन बाद कब्र से लेके आए आपके पास? तो काइंडली ज़रा मेरे ख्याल से आप आ जाइएगा, ताकि आपको यकीन हो जाए। तो बाकी चीज़ें आपको हम सबूत दे देंगे वो इंतकाल कर गया। तो इंशाल्लाह, और मैं कौम को सिर्फ एक ही पैगाम दूंगा कि जब तक आज़ादी इंशाल्लाह हम सबको मिलेगी, पर पहले हम सबको अपने हकूक़ के लिए निकलना है। तमाम इलाकों में, तमाम जितने भी ज़िले हैं, शहर हैं, या जितने भी सूबे हैं, तमाम इलाकों में आप सब इकट्ठे हों, अपने हकूक़ के लिए पहले आप सब जद्दोजहद करें। इंशाल्लाह जब हम अपने हकूक़ इनसे छीन लेंगे, आज़ादी खुद ब खुद मिल जाएगी। और कौम के लिए सिर्फ एक ही पैगाम है कि अपने हकूक़ के लिए लड़ें, ना इमरान खान के लिए, ना मेरे लिए, बल्कि अपने लिए, अपने आने वाले बच्चों के लिए, और सबसे बढ़कर अपनी आखिरत के लिए। ये है आपके ईमान की आजमाइश, क्योंकि अल्लाह ने कहा अमर बिन मारूफ, ये होती है दुनिया में हमारी आजमाइश कि हम खड़े कहाँ होते हैं, अच्छाई के साथ या बुराई के साथ। तो अब जहाँ पे आपको अच्छाई नज़र आ रही है, या उनके साथ खड़े हो जाएं या हमारे साथ खड़े हो जाएं। तो अपने मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, बात ये है, ये सिलसिला मैंने बचपन से इसी को देखकर
जवान हुआ। ये सब कुछ होता रहा पाकिस्तान में, लेकिन किसी को नजर नहीं आया। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई मर्दे कलंदर आया है जिसने इन लोगों को बेनकाब किया। जिस तरह भाई ने कहा कि जज ने तू करके बुलाया, ये कब का है? ये इतना गिर जाते हैं, इतने पढ़े लिखे लोग, इतने स्टैंडर्ड, इतनी इनको एजुकेशन, लेकिन इतने गिर जाते हैं। जब हमारी बारी आती है तो हमें ये तू करके बुलाते हैं। गुलाम, गुलाम इमले गुलाम। लोग कहते हैं हम गुलाम, आजादी किससे लेंगे? इनसे आजादी लेनी है हमने। ये बंदे जितने 6 लोग दुनिया से गए हैं, और मेरे लिए ये ताज्जुब की बात है, हैरानगी की बात है, हालांकि जेल में ना खाने का ख्याल रखा जाता है, लेकिन इन सियासी कैदियों को पता नहीं दहशतगर्दों से भी ज्यादा सख्त ट्रीट दी गई कि इनके खाने का ख्याल नहीं रखा गया। और फिर जो ये भाई ने बात की, ये बड़ी तकलीफ की बात है कि एक बंदे को स्ट्रेचर पे लाके अदालत में पेश किया गया। जज साहब, हो सकता है कल मेरे ऊपर भी आप केस बना दे, लेकिन मैं इसी तरह मुस्कुरा के आपकी अदालत में खड़ा होकर कहूंगा ये आपके साथ भी होगा इंशाअल्लाह। हमारे साथ तो जो हुआ हमने बर्दाश्त कर लिया। अपनी फिक्र करो, क्या कर लोगे और कितने और जनाजे उठा लोगे? मैंने जिंदगी में अगर किसी की इज्जत की है, 3 लोगों की इज्जत की है, टीचर, जज और डॉक्टर। लेकिन पहली बार देखा कि ये तीनों भी गिर गए। जज तू करके इतना यार, ये तो एएसआई का काम है तू करके बुलाना, एसपी का लेवल भी नहीं है तू करके बुलाना, अनप्रोफेशनल भी है। ठीक है, ये क्या है? ये क्या तमाशा है और कहां तक चलेगा? मैं एक बात आपको बता दूं, जिस पे आ जाती है ना, जिस पे आ जाती है वो उसको बर्दाश्त कर लेता है, क्योंकि अल्लाह उसको ताकत दे देता है, लेकिन आपसे बर्दाश्त नहीं। एसी के नीचे बैठने वालों से यह बर्दाश्त नहीं होगा। ये प्रोटोकॉल एंजॉय करने वालों से बर्दाश्त नहीं होगा। टूटे हुए घरों वाले तो बर्दाश्त कर रहे हैं, आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं आखिर में इतना ही कहना चाहता हूं, कितना बदला लेना है तुम, कितना इसको, इतना बड़ा जनाजा हुआ, तुम कहते हो खान की मुकबलियत कम हो गई। इतना बड़ा जनाजा एक देहात में हमने देखा, बहुत किसी की भी हो जाएगी। हो सकता है कल को तुम में से किसी का बेटा मर जाए, मैं देखूंगा कि इतना बड़ा जनाजा तुम्हारा होता है जितना एक गरीब आदमी का जनाजा हुआ। फिर भी तुम ये समझते हो कि खान की मकबूलियत तुम में कमी आई। ये नहीं होगा तुमसे। जितने और जनाजे उठाने हैं उठा लो। मैं एक बात आज भी कहता हूं, अब भी वक्त है, अब भी वक्त है, पाकिस्तान का सोचो, कोई ऐसा रास्ता निकालो जिससे सब कुछ बच जाए। मैं अब भी तुम्हें कहता हूं, मैं अब भी तुम्हें, दुनिया इस वक्त आलमी जंग की तैयारी कर रही है। 2 एटमी पावरों के साथ कल को आपका मुकाबला होना, और आज आप करप्ट लोगों को हम पर मुसल्लत करके ठट्ठे उड़ा रहे हैं हमारे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हम अब गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे।